अभी हमने पढ़ा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, जो फर्स्ट फेज़ था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वही कि रूरल इंडस्ट्रीज़ में जब आपके प्रोडक्शन के डिमांड्स बढ़ने लगे तो रूरल हाउस होल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, जो जो बहुत लो कॉस्ट लेबर, जो ह्यूमन लेबर पे बेस था, तो उसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट फेज़ में था उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस भी बहुत ही स्लो था। ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत रफ्तार में बढ़ने लगी आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनोवेशन था वो था स्टीम इंजन का। तो पहले क्या होता था, जो 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 सबसे चीप आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पावर क्या था एक उत्पादन का, आपका हैंड लेबर था। और जो आपके कैटल्स और वो यूज़ होते थे, वो आपके यूज़ होते थे एग्रीकल्चर में एंड ऑल में। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीप पावर जो था उत्पादन का, दैट वाज योर ह्यूमन लेबर। बट जेम्स वॉट ने 1781 में उन्होंने इनोवेट किया एक स्टीम इंजन का। तो स्टीम क्या करता है, एक स्टीम हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ वैक्यूम, जो आपके सिलेंडर में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो जेम्स वॉट को ये पता चला कि यदि हम ड्राइव आउट कर देते हैं एयर और वाटर मतलब एक सिलेंडर से, तो हम उसके जगह तकरीबन 4 गुना ज़्यादा स्टीम डाल सकते हैं। तो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट innovation which increase the pace of industrialization. Okay, so आपका ये था सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स था जो औद्योगिकरण को बहुत एक तेज़ रफ्तार में बढ़ाने लेगा। क्योंकि आपके स्टीम इंजन जो होते हैं वो बहुत जगह यूज़ होने लगे। जैसे आपके इंडस्ट्रीज़ में या मिल्स और फैक्ट्रीज़ में जो ड्राइविंग चीज़ें मशीन्स होती थी, वहाँ पे स्टीम इंजन यूज़ होने लगा। उसके बाद आपके रेलवेज़ में स्टीम इंजन यूज़ होता है, आपके शिप्स में स्टीम इंजन होता है, यदि कोई पावर प्लांट है तो वहाँ पे स्टीम इंजन यूज़ होता है। तो एक स्टीम इंजन के इनोवेशन से हमें कितना लाभ मिला। तो स्टीम इंजन के बाद आपकी जो रफ्तार थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो मैं बता रही थी आपको कि हमारा जो मेन था वो ह्यूमन लेबर पे बेस था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब थोड़ी थोड़ी शुरुआत होने लगी, तो जब कारखाने बनने लगे तो लोग क्या किया, अपने गांव को छोड़ के एक नौकरी की तलाश में वो शहर आने लगे। बट ये भी जानना ज़रूरी था कि फर्स्ट फेज़ ऑफ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकी तनख्वाह इनको इतने वेतन नहीं मिलते थे, वेजेस इनके बहुत ही कम थे। स्टिल लोग आने लगे, लोग टाउन्स और सिटीज़ में आने लगे, शहर में आने लगे। क्योंकि अभी भी जो आपके सीजनल इंडस्ट्रीज़ होते थे, जहाँ पे कुछ सीज़न में के लिए कुछ प्रोडक्ट तैयार होते थे, तो वहाँ पे लोग अभी भी ह्यूमन लेबर, हैंड पावर का यूज़ करते थे। जो आपके विक्टोरियन हाउस होल्ड में जो यूसेज होता था, वहाँ भी लोग हैंड पावर का यूज़ करते थे। लेकिन आपके क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि आपके वेजेस, आपके वेतन लोगों के बढ़ने लगे। बट क्या वो लोगों को मुनाफा देता था? नहीं। ये और एक फेज़ था जहाँ पे आपके हर चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ने लगे। तो आपके वेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट उस हिसाब से आपके प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो लोगों को कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है इससे। तो इवन दो आपके वेज बढ़ रहे थे, लोग स्टिल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ा वो डर के रहते थे। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एक बार मशीन का प्रोडक्शन हो गया तो बहुत लोग मशीन बनने लगी या मशीन आने लगी, तो लोग ये डरते थे कि बेरोज़गारी भी उसके साथ बढ़ने लगेगी। तो ह्यूमन लेबर में क्या था, ह्यूमन लेबर में तो आपके टेक्नोलॉजी से लोग डरते थे, क्योंकि उन्हें ये बस डर था कि एक बार टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा तो हमारी बेरोज़गारी भी बढ़ने लगेगी। तो जब स्पिनिंग जेनी का इनोवेशन हुआ था, तो जो महिलाएं थी, स्पिनिंग जेनी आपका सबसे यूज़ होता था उलन इंडस्ट्रीज़ में। तो स्पिनिंग जेनी का जब आपका इनोवेशन हुआ तो लोग, जो महिलाएं थी, वो ना टेक्नोलॉजी से डरने लगी। वो नहीं चाहती थी कि एक मशीन आए जो ऊल प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो बेरोज़गार हो जाएंगे इसके बाद। ये तो था आपका बेसिकली इंग्लैंड में फेज़ कैसे था आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये हम बात की ब्रिटेन का। अब हम ब्रिटेन से मूव करके बात करेंगे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, क्या हुआ। अब ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके
अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इंडिया वाज द चीप प्लेयर। जो आपके सिल्क और कॉटन गुड्स होते थे और जो कपड़ों का जो प्रोडक्शन होता था, इंडिया उसमें पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करके रखता था। इंडिया से आपके कपड़े तैयार होके पूरे वर्ल्ड में जाते थे। सो आपके सबसे जो इवन आपके अर्मेनियन और पर्शियन जो व्यापारी थे वो भी इंडिया से गुड्स लेते थे और उनका वो रूट था पंजाब से वो अफ़गानिस्तान जाता था और वो सेंट्रल एशिया तक जाता था। इवन सूरत में और मसूलीपट्टनम और हुगली, ये 3 पोर्ट्स थे वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया के। जो आपके सूरत लिंक करता था आपके वेस्टर्न वर्ल्ड से, और आपका हुगली और मसूलीपट्टनम लिंक करता था हमारे साउथ एशियन पोर्ट्स से। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया से सारे कपड़े जो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट मार्केट जो इंडिया का था वो बहुत बड़ा था। तो मर्चेंट्स जो हमारे व्यापारी थे, हमारे बैंकर्स थे, वो एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। तो स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक इंडिया डोमिनेट किया हुआ था। पूरा वो कपड़े का व्यापार जो था वो उसमें सबसे मुख्य प्लेयर था इंडिया। लेकिन ये चीज़ें 1750s के बाद एक बदलाव आने लगा, क्योंकि हमने देखा कि 1730s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होने लगी। तो इसके बाद जो यूरोपियन व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, दे स्टार्टेड टू टेक होल्ड। वो अभी मेजर प्लेयर बन के आने लगे। तो वो क्या करते थे, पहले की रॉ कॉटन इंडिया से लेते थे और वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे। तो एक क्या किया उन्होंने, एक मोनोपली तैयार कर, एक मोनोपली ऑफ ट्रेड हो गया। तो इसके लिए आपके जो सूरत और मसूलीपट्टनम के जो पोर्ट्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। सो ये ओल्ड पोर्ट्स जो थे वो अभी ख़त्म होने लगे, क्योंकि आपके जो यूरोपियन सेलर्स, यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो अभी टेक होल्ड कर लेने लगे। तो अभी क्या हुआ, इंडिया में नए पोर्ट्स आने लगे। जो आपके नए पोर्ट्स आए वो थे बॉम्बे और कैलकाटा में। सो हम जानते हैं कि इंडिया में 1750s के दौरान सबसे मेजर आपका पॉलिटिकल क्या चीज़ें चेंज क्या हुई, आपके मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो इंडिया में अभी आपका पॉलिटिकल सिचुएशन भी सही नहीं था। तो क्या हुआ, इसका फ़ायदा उठाया यूरोपियन कंपनीज़ ने, एंड दे स्टार्टेड टू टेक होल्ड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी जो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सो वो क्या किया, अभी नेटवर्क जो था वो टेक होल्ड करने लगा। पूरा मोनोपोली ऑफ ट्रेड अब उनके हिस्से में आ गया। सो अभी नए पोर्ट्स उन लोगों ने तैयार किया, वो है बॉम्बे और कैलकाटा में। और सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम में जो पुराने ट्रेड रूट्स थे वो डिक्लाइन होने लगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा मोनोपोली क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैठाया कैसा अपना राज यहाँ पे। सो उन्होंने क्या किया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो पुराने ट्रेडर्स थे, जो बेसिकली ये कपड़े का व्यापार ही संभालते थे। तो जो पुराने ट्रेडर्स थे जो कपड़े में व्यापारी करते थे, उनको डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया। वो अपना होल्ड बनाने के लिए वो नहीं चाहते थे कि और एक थर्ड पार्टी आए। तो उन लोग क्या किए, उन लोग डायरेक्ट वीवर्स लोगों से, जो जुलाहा होते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करने लगे। और उन लोगों ने एक सर्वेंट रखा, एक पेड नौकर रखा टाइप का, जिनको वो गोमस्त कहते थे। गोमस्त क्या करते थे, वो वीवर जो जुलाहों के ऊपर सुपरवाइज करते थे, और उनके बाद वो एक प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो प्रोडक्ट भी गोमस्त लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। सो उनका पूरा काम था कि वीवर्स लोगों की सुपरविजन, जो उनको देखें कि उन लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो अब क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट बनने के बाद क्या हुआ, वीवर्स जो थे, जो जुलाहास थे हमारे, वो अभी ट्रेडर, जो सिंगल ट्रेडर्स थे, पहले वाले जो व्यापारी थे, उनके साथ वो डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने अपना जो एलिजेंस है वो कंपनी को दे दिया है। तो अब वो जितना भी प्रोडक्ट जो भी तैयार करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होगा। तो वीवर्स अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही प्रोडक्ट तैयार करने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, वीवर्स के पास खुद तो इतने पैसे होते नहीं थे, तो उन लोग जो रॉ मटेरियल्स होता था वो पहले वो गोमत से उन लोग लोन लेते थे और रॉ मटेरियल उन लोग खरीदते थे। एक बार रॉ मटेरियल खरीदे, देन वो उसका उत्पादन करते थे, देन आपके कपड़े बनते थे। तो वीवर्स और गोमत में एक लिंक पैदा हो गया। बट यदि हम
पुराने एविडेंस और आर्काइव्स पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो लिंक था ये डायरेक्ट लिंक कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि जो पहले ट्रेडर्स थे वो वीवर्स के साथ उसी गांव में उसी शहर में रहा करते थे, तो वो जानते थे कि वीवर्स कैसे काम करते हैं। लेकिन जो गोमस्त आए वो बाहर से आए तो उनका डायरेक्ट लिंक नहीं था, तो वो क्या करते थे, वीवर्स बहुत बार रिबेल भी किए हैं उनके अगेंस्ट, तो गोमस्त उन्हें मारते पीटते भी थे। लेकिन वीवर्स लोगों को भी पता था कि वो एक लिंक बना चुके हैं कंपनी के साथ, उन्हें उन्हीं के साथ अभी काम करना ही पड़ेगा। तो आपका जो अभी पूरा मार्केट था, जो पूरा मार्केट कैसे क्रिएट किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट लिंक क्रिएट किया वीवर्स के साथ। अब और जो भी क्रिएट होता था कपड़े वपड़े वो जाता था डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा हमें याद रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड में भी अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉटन ही थी। इंग्लैंड में भी आपकी कपड़े का व्यापार था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, उन्हें जो इंग्लैंड में जो व्यापारी थे उन्होंने बोला कि यहाँ से जो कपड़े जाएंगे इंग्लैंड में उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगे, क्योंकि उन्हें आयात लगेंगे ही, जैसे भी करके उन्हें आयात लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना पड़ेगा। तो अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ तो लगा लिया इन्होंने, तो इसके दौरान क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा लिया एक बार, तो वीवर्स के जो कपड़े थे वो वहाँ पे बहुत कम दाम में बेचने लगे। लेकिन तब मैनचेस्टर में सबसे बड़ा उनका मील था, कॉटन मील था। तो और वहाँ के जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने ये भी बात बोली कि ब्रिटेन के जो कपड़े आ रहे हैं इंडिया में वो ही बेचना चाहिए। तो जो मैनचेस्टर गुड्स था उन लोगों ने एक ऐसा मोनोपोली क्रिएट कर दिया कि जो मैनचेस्टर से कपड़े आते थे वो इंडिया में बेचते थे, डबल उसका दाम बहुत ज़्यादा होता था। और यहाँ से जो कपड़े जाते थे, इंडिया से जो कपड़े जाते हैं इंग्लैंड में, वो बहुत कम दाम में बेचते थे। तो इससे क्या होता था, जो वीवर्स को पैसे मिलते थे वो ऑब्वियसली बहुत ही कम होंगे, क्योंकि इनके जो इंडियन वीवर्स के जो गुड्स होते थे वो इंग्लैंड में बहुत कम दाम में बेचते थे। लेकिन जो मैनचेस्टर से गुड्स कपड़े इंडिया में आते थे वो बहुत ज़्यादा दाम में बेचते थे। तो हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया था इंडिया में।